हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 4 रासायनिक बलगति के बारे में पढ़ाऊंगा और इस वीडियो में आपको आज पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन करें। ठीक, तो रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। यह रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण करें वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, मंद अभिक्रिया एंड तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया अधिक समय में पूर्ण होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं जो क्षण विशेष में पूर्ण हो जाती है। मंद अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल आणविक अभिक्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल H2 + Br2 = 2HBr, ये अधिक समय में पूर्ण होती है। और आयनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयन होते हैं वो तीव्र यानी क्षण विशेष में ही पूरी हो जाती है, जैसे NaOH + HCl = NaCl + H2O। अब है अभिक्रिया का वेग। क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग ± क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय में परिवर्तन। यहाँ धनात्मक चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है और ऋणात्मक चिन्ह जो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। अतः अभिक्रिया का वेग है जो ± ΔX/ΔT या फिर ± dx/dt लिख सकते हैं। इकाई होगी इसकी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। इकाई को ध्यान रखिए, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, A + B = C, then -dA/dt -dB/dt + dC/dt। क्योंकि क्रियाकारक की तरफ माइनस का चिन्ह आएगा, उत्पाद में प्लस का। ठीक, एग्जाम्पल 2, 2A + 3B = 2C, then -1/2dA/dt -1/3 dB/dt + 1/2 dC/dt। अभिक्रिया के वेग के प्रकार, यह 3 प्रकार का होता है: प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वेग के बारे में। t = 0 पर प्रारंभिक वेग नियत होता है क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, दूसरा है औसत वेग, निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। यह निश्चित समय अंतराल है, उसमें क्रियाकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में जो भी कोई परिवर्तन होता है उसे औसत वेग कहते हैं। जैसे प्रारंभ में 0 था और T1 और फिर बाद में T2 हो गया, ये X2 है, ये X1 है। ठीक, तो यहाँ औसत वेग क्या होगा इसका? तो औसत वेग होगा -x2/-x1/T2 - T1, जहाँ x1 > क्या होगा x2। दूसरा में जहाँ t = 0 है, T2 है, T2 है जो अधिकतम है। ठीक, ये इस तरह जा रहा है, T2 अधिकतम है तो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, ये इस तरह से ग्राफ बना दिया। औसत वेग होगा +x2 - x1/T2 - T1, जहाँ x2 > x1 होगा। तीसरा है तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण विशेष में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है।
जैसे तात्क्षणिक वेग को ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ग्राफ है जो सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया है। एक्स अक्ष पर समय को डिनोट किया गया है और वाई अक्ष पर सांद्रता को डिनोट किया गया है। सांद्रता की इकाई है जो मोल प्रति लीटर होता है और समय की सेकंड होती है इकाई। तो ये ग्राफ है जो एक परवलय की तरह बना। ठीक, जब इस समय यहाँ 5 था तो यहाँ सांद्रता 5 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, इस तरह से मिलाया। तो तात्क्षणिक वेग क्या हुआ, -5 माइनस इंटू -5 माइनस 15 अपॉन में 15 माइनस 5, अर्थात 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो तात्क्षणिक वेग है प्लस माइनस dz अपॉन में dt, लिमिट t टेंड्स टू 0। इस तरह से हम तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं। अभिक्रिया वेग को अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। फर्स्ट है सांद्रता। क्रिया कारक का वेग है जो समय के साथ घटता है, और उत्पाद का वेग है जो समय के साथ बढ़ता है। क्या कहा मैंने, क्रिया कारक का वेग है जो समय के साथ तो घटता है, और उत्पाद का वेग है जो समय के साथ बढ़ता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात N1A प्लस में N2B रिवर्स N3C प्लस में N4D। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देन dx अपॉन में dt समानुपाती a की पावर n1 इंटू में b की पावर n2। ठीक, जन dx अपॉन में dt बराबर समानुपाती को हटाने के लिए एक k लिया है जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं, नियतांक भी कह सकता है, k इंटू a की पावर n1 इंटू b की पावर n2। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे, k की इकाई। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू k a की पावर n1 b की पावर n2। ठीक, सांद्रता अपॉन में समय इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt क्या कहते हैं, सांद्रता अपॉन में समय। तो इसको सांद्रता अपॉन समय लिख दिया इक्वल टू k। एक a भी सांद्रता है तो सांद्रता के होल पावर n1, और b भी सांद्रता है तो b सांद्रता के होल पावर n2। तो सांद्रता अपॉन में समय इक्वल टू k सांद्रता n1 प्लस में n2 लिख सकते हैं, सांद्रता की घात n1 प्लस में n2, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घात जोड़ दी जाती है। सांद्रता की इकाई होती है मोल अपॉन में लीटर, और समय है तो समय कर दिया इक्वल टू k और सांद्रता की इकाई मोल अपॉन में लीटर की होल पावर n1 प्लस n2 को हमने n मान लिया। देन के बराबर में मोल इंटू लीटर की पावर n अपॉन में मोल के पावर n इंटू लीटर इंटू समय। देन के बराबर मोल 1 माइनस 1 लीटर n माइनस 1 समय इनवर्स। शून्य कोटि की इकाई pn k का मान k की इकाई होती है शून्य कोटि की मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो शून्य कोटि के लिए n का मान 0 होता है, प्रथम कोटि के लिए n का मान 1 होता है तो इसकी इकाई होगी समय इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए n का मान 2 होता है तो इसकी इकाई होगी मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। कोटि है जो प्रयोगात्मक मान होती है। कोटि का निर्धारण मंद पद से किया जाता है, और कोटि का मान है जो शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया का वेग x + 2y = z
अभिक्रिया में x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स है, तो y के विलुप्त होने की दर तथा z के बनने की दर क्या होगी। जो x + 2y = z है, देन -dx/dt माइनस में 1/2 dy/dt प्लस dz/dt ये है। देन बनने विलुप्त होने की दर है 10⁻³ -1/2 dy/dt कर दिया हमने। क्रिया कारक क्या हो गया dy/dt, इसलिए माइनस का लगा दिया और 2 आ गया तो इसलिए 1/2 हो गया। देन -dy/dt = 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। देन -1/2 dy/dt = -dz/dt बनने की दर है तो 1/2 × 2 × 10⁻³ dz/dt। देन dz/dt = 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। कोई समस्या नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है 2a = उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 15 मिनट में 0.03 m से 0.02 m रह जाती है, तो A के लिए अभिक्रिया वेग की गणना करें। 2a = उत्पाद है, अभिक्रिया का वेग है -1/2 dA/dt, देन इनमें से 1/2 इंटू में 0.02 माइनस में 0.03/15 - 0, देन -1/2 इंटू -0.01/15, 1/2 इंटू में 0.01/900, देन 1/18 इंटू 10⁻⁴ अर्थात 0.055 इंटू 10⁻⁴ या फिर 5.5 इंटू 10⁻�6 मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। ठीक, अब इसका ग्राफीय निरूपण कर देते हैं। सांद्रता और समय के बीच में समय x अक्ष पर है और सांद्रता है जो y अक्ष पर है। ठीक, जब t = 0 है, समय यहाँ कितना है 0, तो क्रिया कारक तो इस तरह से आएगा, परवलय का उत्पाद इस तरह से, बनने की दर इस तरह से आएगा। ठीक, अब बात करेंगे अभिक्रिया की अणुसंख्यकता या फिर आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रिया कारक अणुओं की संख्या आणविकता या फिर अणुसंख्यकता कहलाता है। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रिया कारक अणुओं की संख्या है जो अणुसंख्यकता या फिर आणविकता कहलाती है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होती है। आणविकता एक पूर्णांक संख्या होती है। आणविकता का निर्धारण क्रियाविधि के मंद व तीव्र पद से नहीं किया जा सकता। वेग बराबर में k a इंटू में 3/2 3 की पावर k इंटू a की पावर 3/2 b की पावर -1/2, देन n बराबर तो यहाँ हुआ 3/2 - 1/2 1/1 n बराबर 1। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कोटि के प्रकार। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोटि के प्रकार है शून्य कोटि, जब क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो शून्य होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या फिर जब क्रिया कारकों का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो भी शून्य कोटि कहलाती है। तो आप तो ये याद रखें कि जब क्रिया कारक की सांद्रताओं की घातों का योग शून्य होता है तो शून्य कोटि कहलाती है। वेग व्यंजक की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति R है, R2P बना प्रोडक्ट बना, अभिक्रिया क्रिया कारक से प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना। t = 0 समय पर क्रिया कारक A था, प्रोडक्ट 0 था, और t समय बाद प्रोडक्ट x बन गया तो क्रिया कारक था A - x था। ठीक, तो -dr/dt, क्योंकि क्रिया कारक का माइनस में लेता है तो -dr/dt समानुपाती r की पावर 0, इनमें किसकी घात जो 0 है प्रोडक्ट की, तो r की पावर 0, देन -dr/dt k इंटू r की पावर 0, समानुपाती को हटाने के लिए लिया जाता है dr -k.dt। समाकलन करेंगे हम तो इंटीग्रेशन dr -k इंटीग्रेशन dt,
क्योंकि चार अचर है माइनस के। ठीक, आर बराबर में माइनस के टी प्लस में सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको सी का मान निकालने के लिए टी बराबर 0 मान रहे हैं और आर बराबर R0 मान रहे हैं। देन सी बराबर में क्या आएगा R0। ठीक है, आर बराबर में माइनस के टी प्लस में R0, देन R0 माइनस आर इजिकल टू के टी। तो के बराबर में क्या आया R0 माइनस आर अपॉन में टी। ये हमारा उत्पत्ति हो गई है। ये यहाँ वेग नियतांक शून्य समाकलित है। यहाँ R0 बराबर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और R बराबर क्रियाकारक की अंतिम सांद्रता है। इसे जो शून्य कोटि का समाकलित वेग व्यंजक वेग नियतांक समीकरण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी को मेथड सेकंड से वेग व्यंजक की उत्पत्ति करना। तो हम अब उत्पाद की तरफ से ले रहे हैं क्रिया का। तो प्लस डी एक्स अपॉन में डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स की पावर 0। देन डी एक्स बराबर में के डॉट डी टी आ गया। ये हमने वज्र गुणा करके और समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर में के लेकर सबको गुणा करके डी एक्स बराबर के डॉट डी टी प्राप्त हो गया। एक स्टेप को हम बचा दिए समाकलन करने पर इसका। तो डी एक्स का समाकलन एक्स होता है बराबर में के का होगा नहीं तो डी टी का होगा, तो के इंटू टी हो गया प्लस में सी आएगा और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए टी बराबर 0 माना और एक्स बराबर 0 माना, तो देन सी बराबर 0 आया। तो एक्स बराबर में के टी, देन के बराबर में एक्स अपॉन में टी। ये है जो वेग व्यंजक की उत्पत्ति हो गई। ये इजी है मेथड सेकंड, तो आप इसी को भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ x बराबर क्या था उत्पाद की अंतिम सांद्रता। ठीक, अब शून्य कोटि का ग्राफी निरूपण करेंगे। r बराबर माइनस के टी प्लस में R0 के आधार पर करेंगे। तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, ये एक समीकरण है। तो इसका ठीक, तो इसका r इधर ले लिया और t इधर, इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। ढाल है जो माइनस के घटता जा रहा है और ये R0, ये हमने जगह छोड़ दिया R0 के लिए। ठीक, और x और t के मध्य लेंगे तो y बराबर एम एक्स है, यहाँ c नहीं है तो इसलिए ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक, ढाल है यहाँ के। शून्य कोटि का अर्धायुकाल ज्ञात करते हैं। अर्धायुकाल से तात्पर्य क्या है, अभिक्रिया का 50% पूर्ण हो जाना। जैसे R से P बन रहा है तो T बराबर 0 समय पर A था, कभी क्रियाकारक और प्रोडक्ट 0 था, तो T1/2 या फिर T50 पर A/2 प्रोडक्ट बन गया। तो R क्रियाकारक था A माइनस A/2 अर्थात A/2। देन शून्य कोटि का सूत्र होता है K बराबर में x अपॉन में T। देन x बराबर यहाँ क्या है A अपॉन में 2। देन T बराबर में T1/2 है यहाँ। देन K बराबर में देन T1/2 इजिकल टू A अपॉन में 2K, अर्थात T1/2 समानुपाती A, अर्थात शून्य कोटि का अर्धायुकाल है जो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि का 3/4 अर्धायुकाल, 3/4 आयुकाल R2P बना। T बराबर 0 पर प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट 0 था और क्रियाकारक A था, और T3/4 पर प्रोडक्ट 3A/4 था और क्रियाकारक A माइनस 3A/4 अर्थात A/4 था। देन शून्य कोटि से क्या करेंगे हम, K बराबर में x अपॉन में T। देन x बराबर में 3A/4 है और T बराबर में T3/4 है। देन T3/4 इजिकल टू 3A अपॉन में 4K, अर्थात T3/4 समानुपाती A। अब हम देखते हैं शून्य कोटि का अर्धायुकाल व 3/4 आयुकाल में संबंध बताते हैं। संबंध ज्ञात करेंगे। T1/2 इजिकल टू होता है A अपॉन में 2K, फर्स्ट समीकरण। T3/4 इजिकल टू 3A/4 के सेकेंड समीकरण हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, पहली और दूसरी समीकरणों को। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर देन T1/2 इजिकल टू A अपॉन में 2K अपॉन में T3/4 इजिकल टू 3A अपॉन में 4K। देन T1/2
अपॉन में T3/4 इजिकल टू 2 अपॉन में 3 और T3/4 इजिकल टू 3/2 इंटू में T1/2 देन T3/4 इजिकल टू 1.5 इंटू में T1/2 T75 इजिकल टू 1.5 इंटू में T50 यानी 3/4 आयुकाल है जो अर्धायुकाल का 1.5 गुणा होता है, 1.5 गुणा होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया? जब क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो इकाई होता है तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब हम याद करेंगे प्रथम कोटि के वेग व्यंजक की उत्पत्ति। R2P बना, देन T बराबर 0 पर क्रिया कारक R0 और प्रोडक्ट 0 और T समय पर R है और प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है, ठीक। देन -dr/dt समानुपात ये R⁴ प्रोडक्ट वो क्रिया कारक में था, ठीक। और तो -dr/dt इजिकल टू k इंटू में R, देन dr/r इजिकल टू -k.dt वज्रोना करके कर दिया है। अब हम समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन dr/r इजिकल टू -k इंटीग्रेशन dt। जब dr/r का हम समाकलन करेंगे तो उसका जो समाकलन जो आएगा log बेस r, क्या आएगा, log बेस r। माइनस के अचर है इसलिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt का समाकलन t होता तो -kt प्लस में c आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब c का मान ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 और r बराबर में r0, देन c बराबर में log बेस r0, देन log बेस r है, log बेस r इजिकल टू -kt प्लस में log बेस r0, देन kt बराबर में log बेस r0 माइनस में log बेस r, देन kt बराबर में log बेस r0 अपॉन में r, ठीक। तो k बराबर में 2.303 अपॉन में t log 10 r0 अपॉन में r, ठीक। ये इस तरह से। अब हम इसका मेथड सेकंड भी बता देते हैं। इसके लिए भी मेथड सेकंड है R2P, t बराबर 0 समय पर क्रिया कारक a प्रोडक्ट 0 और t समय पर क्रिया कारक a-x और प्रोडक्ट x, देन dx अपॉन में dt समानुपात a-x की पावर 1, ठीक। देन हम देखते हैं dx अपॉन में dt इजिकल टू k इंटू में a-x होता है, ठीक। dx अपॉन में a-x इजिकल टू k डॉट dt, ये वज्रगुणा करके कर लिया है हमने। अब समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में a-x इजिकल टू k इंटीग्रेशन dt माइनस log बेस a-x इजिकल टू kt प्लस में c, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और t बराबर में 0, x बराबर में 0, देन c बराबर में माइनस log बेस a, c का मान ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 और x बराबर 0 लिया तो c का मान क्या आ गया, माइनस log बेस a, देन माइनस log बेस a-x इजिकल टू kt माइनस में log बेस a, c का मान रख दिया है। kt बराबर में log बेस a माइनस में log बेस a-x, मैथ में एक सूत्र होता है log बेस m माइनस log बेस n इजिकल टू log m अपॉन में n। तो इसी तरह से हम kt बराबर में log बेस a अपॉन में a-x हो गया, देन k बराबर में 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a-x, जब t यहाँ log 10 ये 2.303 इसलिए आए, जब log बेस को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा कर दिया जाता है, 2.303 से, इसलिए k बराबर में 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन a-x। तो हमने इसके भी मेथड 2 बता दिए, आप कोई सा भी याद कर सकते हैं, मेथड फर्स्ट को भी या मेथड सेकंड को भी। और इसमें अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि का अर्धायुकाल के बारे में। R से P बनता है, T बराबर 0 समय पर क्रिया कारक A था, प्रोडक्ट 0 था, और T1/2 पर R
ए माइनस ए बाई टू अर्थात ए बाई टू था, तो प्रोडक्ट ए बाई टू था। देन प्रथम कोटि का सूत्र देखा। प्रथम दोबारा से देखिए, के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। देन टी बराबर T1 बाई टू और ए माइनस एक्स बराबर में ए बाई टू। देन के बराबर में 2.303 अपॉन में T1 बाई टू लॉग 10 ए अपॉन में ए बाई टू। देन T1 बाई टू इजिकल टू 2.303 अपॉन में के लॉग 10 2। ए से ए कट गया। T1 बाई टू इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में 0.3010 और T1 बाई टू इजिकल टू जब हम इनको गुना करते हैं तो 0.693 अपॉन में के प्राप्त होता है, अर्थात T1 बाई टू समानुपाती e की पावर 0। अर्थात प्रथम कोटि का अर्धायुकाल प्रथम सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि का 3/4 आयुकाल है R2P बटा टी बराबर 0 समय पर ए था और प्रोडक्ट 0 था। T3/4 पर क्रियाकारक A/4 है और प्रोडक्ट 3A/4 है। प्रथम कोटि से देखते हैं, के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। टी बराबर T3/4 है और ए माइनस एक्स बराबर में A/4 है। देन के बराबर 2.303 अपॉन में T3/4 लॉग 10 ए अपॉन में A/4। देन T3/4 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के लॉग 10 4। ऐसे ही कट गया। T3/4 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में 0.6020 लॉग 10 4 का मान होता है 0.6020। T3/4 इजिकल टू 1.386 इंटू अपॉन में के। ठीक, आपके इस समझ में आ चुका होगा। ये आप पेन और कॉफ़ी लेकर करना, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ठीक है ना, एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैप्टर को पूरा ही देखें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते रहते हैं सर हमारे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, थोड़ा ही देख पाते हैं और वो फिर आपकी समझ नहीं आ पाता है। प्रश्न है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का 3/4 आयुकाल है जो अर्धायुकाल का 2 गुना होता है, सिद्ध कीजिए। T3/4 इजिकल टू 1.386 अपॉन में के इक्वेशन फर्स्ट है और T1/2 इजिकल टू 0.693 अपॉन में के इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग T3/4 इजिकल टू T3/4 अपॉन में T1/2 इजिकल टू 1.386 अपॉन में 0.693 T3/4 इजिकल टू 2 इंटू T1/2 और देन T75 इजिकल टू 2 गुणा T50 2 गुणा T50। प्रश्न है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99.9 आयुकाल अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, सिद्ध कीजिए। T1/2 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में 30.3010 इक्वेशन फर्स्ट और T99.9 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के लॉग 10 100 अपॉन में 100 माइनस 99.9। देन T99.9 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के लॉग 10 100 अपॉन में माइनस 1 100 अपॉन में 0.1 और T99.9 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में 3 इक्वेशन सेकंड। T1/2 अपॉन में T99.9 इजिकल टू 0.3010 अपॉन में 3। देन T99.9 इजिकल टू 10 गुना T1/2। इस तरह से इसको सिद्ध कर सकता है। दोस्तों इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इनको पेन और कॉफ़ी लेकर ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर है जो आपको एक बार पेन और कॉफ़ी लेकर करना ही होगा, तभी आप इसको याद कर सकेंगे। वैसे इस चैप्टर को मैं 10 मिनट में क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन आपको इसको समझाने के लिए मैंने धीरे धीरे पढ़ाया है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9 व 90% वियोजन के आयुकाल के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। T99.9 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू में 3 इक्वेशन फर्स्ट है और T90 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के लॉग 10 अपॉन में लॉग 10 100 अपॉन में 100 माइनस
90 और T90 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के log 10। देन T90 इजिकल टू 2.303 अपॉन में के इंटू 1 log 10 का मान 1 होता है। इक्वेशन सेकंड में गई। फर्स्ट में सेकंड का भाव दे दिया तो T99.9 अपॉन में T90 इजिकल टू 3। देन T90 इजिकल टू 1/3 इंटू T99.9। अब देखिए प्रथम कोटि का ग्राफीय निरूपण करेंगे। के बराबर में 2.303 अपॉन में T log 10 R0 अपॉन में R है। KT अपॉन में 2.303 इजिकल टू log 10 R0 माइनस में log 10 R है। देन log 10 R इजिकल टू माइनस KT अपॉन में 2.303 प्लस में log 10 R0। देन y बराबर माइनस mx प्लस सी माइनस m का मान है माइनस k अपॉन में 2.303 और t है ही x का मान प्लस log 10 प्लस सी हमारा log 10 R0 log 10 R y अक्ष पर है और t x अक्ष पर है। तो इस तरह से ढाल है माइनस के अपॉन में 3.303 इसलिए ये आ गया और c है जो log 10 R0। इस तरह से ग्राफ को बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आवासीय इकाणुक अभिक्रिया छद्म अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 व कोटि 1 होती है आवासीय इकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता तो 2 और कोटि 1 होती है आवासीय इकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ईस्टर का जल अपघटन यानी एथिल एसीटेट का, तो एथिल एसीटेट का सूत्र है CH3COOH5। इसका जल अपघटन करेंगे तो प्लस में H2O। देन ये होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल बनेगा और C2 प्लस में C2H5OH और एथेनॉल बनता है। तो इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। CH3COOH ठीक, ये मंद अभिक्रिया करेगा तो CH3COO माइनस प्लस में C2H5 प्लस बनाता है। फिर सेकंड पद में देखिए CH3COO माइनस प्लस में C2H5 प्लस, इसके जल से क्रिया कराते हैं H2O तो तीव्र करेगा। देन CH3COOH प्लस में C2H5OH अर्थात वेग dx अपॉन में dt समानुपाती CH3COO C2H5। तो कोटि इसकी 1 हो गई क्योंकि ये निर्भर करता है CH3COO C2H5 पर। क्वेश्चन है एक अभिक्रिया A के लिए प्रथम कोटि व B के लिए द्वितीय कोटि की है तो अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन होगा यदि A व B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए। ठीक, और क्वेश्चन सेकंड B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं A प्लस 2B सम इजिकल टू उत्पाद, क्योंकि A के लिए प्रथम कोटि है तो A प्लस में B के लिए द्वितीय कोटि तो 2B इजिकल टू उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन होगा तो dx अपॉन में dt समानुपाती A1 A की पावर 1 और B की पावर 2 dx अपॉन में dt समानुपाती 2A, यानी A व B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो A की तो 2A1 2A की पावर 1 और 2B की पावर 2। ठीक, तो ये अर्थात क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। और यदि B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए देन dx अपॉन में dt समानुपाती A की पावर 1 इंटू में B की पावर B अपॉन में 2 की पावर 2 देन 1/4 रह जाएगा। ठीक, निम्न वेग समीकरणों से कोटि व वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। वेग बराबर में k A की पावर 3/2 इंटू में B की पावर माइनस 1/2। इसके लिए कोटि है जो 3/2 घातों का योग होता है कोटि, तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। तो प्रथम कोटि है इकाई समय इनवर्स है। सेकंड क्वेश्चन था कि A की पावर माइनस 1/2 और B की पावर 1, तो कोटि है माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। इकाई हो गई मोल पावर 1/2 लीटर इनवर्स 1/2 समय इनवर्स। ठीक, क्वेश्चन थर्ड है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया में A व B दो क्रिया कारक उपस्थित हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसमें दो क्रिया कारक A और B। ठीक, यदि A व B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा वो अपरिवर्तित होगा, क्योंकि A व B की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए
और जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसमें जो दो कारक है, दो क्रियाकारक उपस्थित है और भी, तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। क्वेश्चन 4, निम्न वेग स्थिरांकों के आधार पर अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। फर्स्ट है 200 सेकेंड इनवर्स और सेकेंड है 4 वर्ष इनवर्स। तो T1/2 इजिकल टू 0.693 होता है, तो 0.693/200 इजिकल टू 0.003465 सेकेंड प्राप्त होता है। और T1/2 इजिकल टू 0.693/K इजिकल टू 0.17325 वर्ष प्राप्त होता है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे ताप। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। सेकेंड है ताप। किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक इजिकल टू KT प्लस 10/में KT इजिकल टू क्या होगा? 2 से 3 गुना प्राप्त होगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों? ताप बढ़ाने से क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वह टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है और जिससे सक्रियण ऊर्जा में कमी के कारण अभिक्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ताप के आधार रासायनिक अभिक्रियाएं जो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गतिज ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में निर्देशांक y अक्ष पर है और गतिज ऊर्जा x अक्ष पर है, तो ये इस तरह से बनते जाएगी, मध्यवर्ती होगा। तो इसमें दहली ऊर्जा अधिक होगी मध्यवर्ती में, और जो एंथैल्पी है जो पॉजिटिव होगी। सक्रियण ऊर्जा इधर ज़्यादा होगी, हो सकता है। ठीक, इस तरह से गतिज ऊर्जा का ऊष्माशोषी का बनेगा। ऊष्माक्षेपी का से इस तरह से नीचे आता हुआ, इसमें एंथैल्पी जो नेगेटिव प्राप्त होती है। ग्राफों को देख लीजिए और ध्यान कर लीजिए, और इनको एक बार एक पेन और कॉफ़ी से पेन से बना लीजिए, कॉफ़ी में नोट कर लीजिए। अब अरेनियस सिद्धांत। ये सिद्धांत अभिक्रिया में ताप की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया जाता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय व अक्रिय 2 प्रकार के अणु भाग लेते हैं। सक्रिय अणु आसानी से उत्पाद का निर्माण कर देते हैं और अक्रिय अणुओं के ताप में वृद्धि करके टक्करों की संख्या में वृद्धि से सक्रियण ऊर्जा में कमी के द्वारा अभिक्रिया के वेग में वृद्धि की जाती है। और अरेनियस ने तापीय प्रभाव को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया है। समीकरण है K बराबर में E⁻ RT। अब हम याद करेंगे भिन्न भिन्न तापों पर अरेनियस समीकरण। अरेनियस समीकरण होता है K बराबर में AE⁻ दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो लॉग लेने के लिए लॉग बेस K इजिकल टू लॉग बेस AE⁻ आता है, और जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो इसलिए -E/RT प्लस में लॉग बेस A हो गया। और 2.303 लॉग, हमने एक स्टेप को छोड़ दिया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया -E/RT प्लस में लॉग बेस E लॉग बेस है। तो 2.303 में log 10 के इजिकल टू -E/RT प्लस 2.303 log 10 A log 10 के इजिकल टू -E/2.303/RT प्लस में log 10 A। क्वेश्चन फर्स्ट भिन्न तापों के लिए, तो log 10 K1 इजिकल टू -E/2.303 RT1 प्लस में log 10 A। इक्वेशन सेकेंड log 10 के
K2 इजकल टू माइनस ई अपॉन में 2.303 अपो इंटू में RT2 प्लस में log 10 ए। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को घटाने पर log 10 K1 अपॉन में K2 इजकल टू माइनस ई अपॉन में 2.303 RT1 प्लस में ई अपॉन में 2.303 RT2। तो log 10 K2 अपॉन K1 इजकल टू ई अपॉन में 2.303 इंटू मार अब इंटू 1 अपॉन में T1 माइनस में 1 अपॉन में T2। log 10 K2 अपॉन में K1 इजकल टू ई अपॉन में 2.303 R इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में T1/2। ये भिन्न तापों पर अन्य समीकरण है। ठीक, अब हम कर देते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण के लिए log 10 के इजकल टू माइनस ई अपॉन में 2.303 अब इंटू में RT प्लस में log 10 ए। देन y बराबर में माइनस mx प्लस सी। ठीक है, माइनस एम में ढाल प्रवणता है तो माइनस एम का मान है माइनस ई अपॉन में 2.303 आर है। ठीक, तो इस तरह से ढाल इसका इस तरह में माइनस है तो इस घट रहा है तो इसलिए ढाल बराबर माइनस ई अपॉन में 2.303 इंटू आर है और ऊपर है जो सी का मान है log 10 ए। तो log 10 ठीक इस तरह से बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। माना अभिक्रिया में Ne बराबर में सक्रिय अणु और Nt बराबर में कुल अणु। देन सक्रिय अणुओं का अंश क्या होगा Ne अपॉन में Nt। इस वक्र में ताप बढ़ाने से सक्रिय अणुओं का शिखर है जो आसानी से वे कम समय में प्राप्त हो जाता है। यानी कि इस वक्र में जो ताप बढ़ाने से सक्रिय अणुओं का शिखर है जो आसानी से वे कम समय में प्राप्त हो जाता है। ग्राफ बनाते हैं गतिज ऊर्जा और सक्रिय अणुओं के अंश का Ne अपॉन में Nt के मध्य। पहले तो वो इस तरह से जा रहा था। ठीक, जब हम इसका 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं T+10 तो ये जो 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से इस तरह से निकल जाता है और जल्दी कम समय में शिखर को प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। थर्ड है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होने से मध्यवर्ती का शिखर है जो कम समय में प्राप्त हो जाता है। जैसे 2KClO3 इजकल टू MnO2 की उपस्थिति में 2KCl प्लस में 3O2 बनता है। 2KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। ग्राफ बनाते हैं, निर्देशांक y अक्ष पर है और ऊर्जा x अक्ष पर है। तो सबसे पहले तो वो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस तरह से बनेगा और उत्प्रेरक की उपस्थिति में शिखर को जल्दी प्राप्त कर लेगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक, इस ग्राफ को ध्यान रखें, उतार ले इस ग्राफ को। प्रश्न है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक से मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद का निर्माण कर देती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा इजकल टू दहली ऊर्जा माइनस में औसत ऊर्जा। ठीक, सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक से मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद का निर्माण कर देती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिक्रिया वेग के सिद्धांत है। फर्स्ट है टक्कर सिद्धांत। इसका प्रतिपादन है जो ट्राउटज व लुईस ने किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। इसके अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणु प्रभावी व अप्रभावी टक्कर प्रदर्शित करते हैं।
सेकंड है, प्रभावी टक्कर वाले क्रियाकारक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि ये प्रभावी टक्कर वाले क्रियाकारक अणुओं के ताप में वृद्धि करके अभिक्रिया के वेग में वृद्धि की जाती है। थर्ड, प्रभावी व अप्रभावी टक्कर को अभिविन्यास के आधार पर निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2 प्लस में I2 इक्वल टू 2HI। प्रभावी टक्कर के लिए इस तरह से होगा, HH प्लस में II प्रभावी होगी तो इस तरह से H जो H से जुड़ जाएगा और I से जुड़ जाएगा, इस तरह से बोलेंगे तो 2HI बनेगा। और जब इस तरह से करेंगे HH प्लस में II तो ये अप्रभावी टक्कर करेंगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक, प्रभावी टक्कर से बनता है। एग्जाम्पल 2, CH3Br प्लस में OH माइनस 2 इजिकल टू CH3OH है। जब ये आगे से ही जुड़ता है तो ये नहीं जुड़ेगा, OH माइनस जो है प्रभावी टक्कर करेगा नहीं जुड़ेगा। तो प्रभावी टक्कर के लिए OH माइनस जो पीछे से आक्रमण करेगा और OH माइनस प्लस में CHHBr है। तो ये OH माइनस यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू करता है, Br यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करता है, तो OH जो यहाँ जुड़ जाता है और ये H जो इसके विपरीत दिशा में जाकर जुड़ जाता है। टक्कर सिद्धांत का निरूपण है जो अरेनियस सिद्धांत के समान किया जाता है। टक्कर सिद्धांत का निरूपण जो सेम अरेनियस सिद्धांत के समान किया जाता है। अरेनियस सिद्धांत का समीकरण था K बराबर में A की पावर माइनस E अपॉन में RT। देन अब यहाँ टक्कर सिद्धांत का है K बराबर में ZE की पावर माइनस EA अपॉन में RT, जहाँ Z बराबर क्या है, टक्कर आवृत्ति। टक्कर आवृत्ति टक्कर आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड टकराने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जो टक्कर आवृत्ति कहलाती है। टक्कर सिद्धांत की कमी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रियाकारक अणु को ठोस गोला माना जाता है, जिसमें प्रत्येक क्रियाकारक अणु के अभिविन्यास को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। यानी कि टक्कर सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार है जो प्रत्येक क्रियाकारक अणु को ठोस गोला माना जाता है, जिसमें प्रत्येक क्रियाकारक अणु के अभिविन्यास को प्रदर्शित करना संभव नहीं हो पाता। अतः टक्कर सिद्धांत की कमी को आधुनिक टक्कर सिद्धांत द्वारा पूर्ण किया जाता है, जिसमें प्रायिकता गुणांक को जोड़ दिया जाता है। जैसे K बराबर में P ZE की पावर माइनस E अपॉन में RT। शून्य कोटि व प्रथम कोटि के उदाहरण। शून्य कोटि के लिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले H2 प्लस पे Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब H2 प्लस Cl2 है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जो शून्य कोटि का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2NH3 है जो MO की उपस्थिति में N2 प्लस में 3H2 बनाता है। और 2HI है जो AU की उपस्थिति में है जो H2 प्लस में I2 बनाता है। और N2 है जो N2O ये है जो N2 प्लस में हाफ O2 बनाता है। ठीक, अब प्रथम कोटि के उदाहरण है। प्रथम कोटि के उदाहरण में नंबर 1 पर है ईस्टर का जल अपघटन, 2 पर है रेडियो एक्टिव 6 विघटन है। नंबर 3 उदाहरण है 2N2O5 इजिकल टू 4NO2 प्लस में O2। और एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण या फिर जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अब प्रश्न देख लीजिए। भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। H2 प्लस Br2 इजिकल टू 2HBr dx अपॉन में dt समानुपाती है H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ। क्रियाविधि देखिए अभी से। H2 प्लस में हाफ
हाफ Br2 मंद अभिक्रिया है। HBr प्लस में H मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक प्लस में हाफ Br2 तीव्र अभिक्रिया होगी, HBr बनाएगा। प्रश्न 2, किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण क्रियाविधि से किस प्रकार किया जाता है? 4HBr प्लस में O2 इक्वल टू 2H2O प्लस में 2Br2। क्रियाविधि HBr प्लस में O2 इक्वल टू मंद अभिक्रिया HOOBr और HOOBr प्लस में HBr तीव्र अभिक्रिया करेगा 2HOBr बनाएगा। फिर 2HOBr प्लस में 2HBr जो तीव्र अभिक्रिया करेगा 2H2O प्लस में 2Br2 बनाएगा। तो dx/dt समानुपाती HBr की पावर 1 O2 की पावर 1। तो कोटि क्या हो गई? 2, अर्थात इसकी कोटि है जो 2 हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आपका केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रासायनिक बल गतिकी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हम अब आपको 5वें चैप्टर जो प्रश्न रसायन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो पूरी वीडियो को, सभी वीडियो को, क्योंकि जब भी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो धन्यवाद।